कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का रोना केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ऐसा रोया कि पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। हर दिन केजरीवाल हाथ जोड़कर टीवी चैनल्स पर नमूदार हुआ करते थे और दिल्ली की सांस बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाया करते थे। लेकिन अब पता चला कि केजरीवाल ये सब सियासत चमकाने के लिए करते रहे, जबकि केजरीवाल की इस घटिया और छिछोरी सियासत की वजह से 12 राज्यों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। केजरीवाल के इस घटिया खेल पर से पर्दा सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन आवंटित टीम ने उठाया। केजरीवाल के इस घटिया खेल से पर्दा सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने उठाया। ऑडिट टीम ने ऐसे खुलासे किए जिसकी वजह से केजरीवाल अब कटघरे में खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई थी, तब दिल्ली सरकार ने जरूरत के 4 गुना ऑक्सीजन की मांग कर दी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर देने वाली बात बताई। दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन के संकट का सामना करना पड़ा। ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई इस रिपोर्ट में कहा कि भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है। बेड कैपेसिटी के आधार पर तय फार्मूले के मुताबिक दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो जरूरत से करीब 4 गुना ज्यादा है। समिति की इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक महकमे में खलबली मच गई। उधर सोशल मीडिया ट्विटर पर भी लोग केजरीवाल सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO ने सुप्रीम कोर्ट की गठित टीम को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन था, जिसने दूसरे राज्यों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की सप्लाई प्रभावित की। उसने कहा कि अगर दिल्ली की मांग पूरी की जाती रही होती तो राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्सीजन संकट पैदा हो जाता। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑक्सीजन संकट पर हो हल्ला मचाने के लिए 5 मई को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उसने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली को 414 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तब दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश तो दिया, लेकिन साथ में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में एक टीम भी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस टीम से ये पता करने को कहा कि मुंबई में जब दूसरी लहर की कोविड महामारी पीक पर थी, तब सिर्फ 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। उस वक्त मुंबई में 95,000 कोविड मरीज थे। ऐसे में दिल्ली को पीक टाइम में 95,000 मरीज के लिए 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत कैसे पड़ गई? रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे इन दिनों क्या राहुल गांधी क्या शरद पवार दोनों को एक ही तराजू में तौलने लगे हैं। उद्धव का ये बदला हुआ अंदाज देखकर कांग्रेस और एनसीपी सन्नाटे में है, लेकिन उद्धव ठाकरे ताबड़तोड़ बैटिंग करते जा रहे हैं। शिवसेना के अखबार सामना में शरद पवार की मोदी विरोधी बुलाई गई मीटिंग पर जोरदार हमला हुआ। शरद पवार ने गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक बुलाई थी। प्रशांत किशोर को अपना पार्टनर बनाया। मीडिया में जबरदस्त कैंपेनिंग हुई, लेकिन नतीजा चूचू का मुरब्बा ही निकला। कुछ थके हुए, कुछ फूके हुए, कुछ जले हुए तो कुछ भुने हुए नेता इकट्ठे हुए, जिनकी देश की सियासत में न तो कोई पहचान है और न ही कोई हैसियत। लेकिन खेल ममता बनर्जी, शरद पवार और प्रशांत किशोर का था, तो खेल हुआ। अब शिवसेना ने पलटकर शरद पवार से सवाल दागा। इस मीटिंग को जितना मीडिया हाइप दिया गया था, उस हिसाब से कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि राष्ट्रमंच के नाम से विपक्षी दलों ने एक समूह की मीटिंग दिल्ली में शरद पवार के घर पर बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग का नतीजा कुछ नहीं निकला जितना कि मीडिया ने इसे हाइप दिया था। यही नहीं, अखबार ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोध के नाम पर कुछ ही नेता इस मीटिंग में इकट्ठा हुए थे। इस मीटिंग में शिवसेना को आमंत्रित नहीं किया गया था। इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार बड़े नेता हैं और उन्हें तमाम लोग सलाह देते रहते हैं। इस मीटिंग को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विकल्प देने की बातें भी की जा रही थी। हालांकि शरद पवार के दफ्तर की ओर से इसे खारिज कर दिया गया था। सामना ने मीटिंग को लेकर लिखा कि जयंत चौधरी, उमर अब्दुल्ला, नीलोत्पल बसु, पूर्व जज AP शाह, पवन वर्मा, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, सुधींद्र कुलकर्णी जैसे लोग इस मीटिंग में थे। क्या पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाना ही विपक्ष की ऐसी एकजुटता का मकसद है? सामना के संपादकीय में कहा गया, आज देश के सामने इस सरकार की वजह से समस्याओं का पहाड़ खड़ा है।
लेकिन इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र में विपक्षी दलों को भी नसीहत दी गई। सामना में लिखा गया कि वैकल्पिक नेतृत्व को लेकर आखिर आइडिया क्या है, कोई भी ये नहीं बता सकता। विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की जरूरत है। लेकिन बीते 7 सालों में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष पूरी तरह से नदारद दिखा है। यही नहीं, शिवसेना की ओर से राहुल गांधी को सलाह दी गई है कि उन्हें शरद पवार की ओर से विपक्ष की एकजुटता के प्रयासों के साथ जुड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले बिना वापस चंडीगढ़ पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से सक्रिय हैं। सिद्धू के मामले में वो न तो सोनिया गांधी के सामने झुकने को तैयार हैं और न ही सिद्धू को किसी बड़ी भूमिका में ही देखना चाहते हैं। इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह गुप्त बैठकें कर रहे हैं और अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि वक्त आने पर वे कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकें। अमरिंदर सिंह की अगर नहीं चली तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरा खेल तो खराब कर ही सकते हैं, वहीं ये काम सिद्धू भी कर सकते हैं। सिद्धू और अमरिंदर सिंह 2 पार्टों में पिसती कांग्रेस का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से सचिन पायलट को कोई भाव नहीं दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा, ठीक उसी तरह से सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह के साथ किया। सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। अमरिंदर सिंह से नहीं मिलकर सोनिया गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में हैं। कैप्टन हर हाल में नवजोत सिंह सिद्धू का कद बढ़ाए जाने के खिलाफ हैं। सूत्रों का कहना है हर हाल में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बराबर खड़ा करने से रोकने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई विधायकों और सीनियर कांग्रेस के नेताओं का समर्थन हासिल करने के प्रयास किए और लगातार गुप्त बैठकें की जा रही हैं। लेकिन इस बीच पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही। अपने बेटे को अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी का ऑफर ठुकराने के बाद कांग्रेस विधायक फतेहजंग बाजवा ने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के नाम गिनवा डाले और आरोप लगाए कि इन सब नेताओं के बेटे और परिवार के लोग भी किसी न किसी सरकारी पद पर हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने बेवजह उनके बेटे को मिली सरकारी नौकरी पर राजनीति की है। कांग्रेस विधायक फतेहजंग बाजवा का कहना है कि उनके बेटे को सरकारी नौकरी राज्य सरकार के नियमों के तहत ही दी गई है। हालांकि फतेहजंग सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना नेता बता रहे हैं और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हैं और उन्हें पंजाब के मुद्दों से और पंजाब की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार के वसूली भाई अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाझे ने 100 करोड़ महीने की वसूली करने के जो आरोप लगाए थे, अब वे सही साबित होते दिख रहे हैं। ईडी के पास इस बात के पक्का सबूत मिले हैं कि कुछ बार मालिकों ने अनिल देशमुख को करोड़ों रुपए पहुंचाए। यही वजह है कि ईडी ने एक बार फिर अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि मुंबई के 10 बार मालिकों ने 3 महीने के भीतर देशमुख को कथित तौर पर 4 करोड़ रुपए दिए थे। सूत्रों का कहना है कि देशमुख के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए खुलासा होने के बाद ईडी ने 4 जगह छापेमारी की, जिसमें देशमुख का नागपुर वाला आवास भी शामिल है। इसके अलावा जांच एजेंसी मुंबई में देशमुख के पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे और पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांदे के घर भी छापेमारी की। इस मामले में ईडी ने अब तक 10 बार मालिकों के बयान रिकॉर्ड्स किए हैं। इससे पहले भी ईडी देशमुख के घर पर 25 मई को छापेमारी कर चुकी है। ईडी से पहले सीबीआई ने भी उनके 12 ठिकानों पर छापे मारे थे। देशमुख के खिलाफ वसूली का ये मामला इसी साल मार्च में खुला था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दावा किया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन वाझे को मुंबई के 1750 रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। इन आरोपों को देशमुख ने सिरे से नकार दिया था, लेकिन इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ईडी ने अप्रैल में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर देशमुख के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने कहा था कि देशमुख ने अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल किया और सिंह के आरोप के अनुसार मुंबई पुलिस में तबादलों और पोस्टिंग को भी प्रभावित किया। जिस निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाझे को टारगेट देने की बात कही गई थी, उसके खिलाफ एंटीलिया बम केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। वाझे ने सीबीआई कोर्ट में एक पत्र जमा किया था, जिसमें देशमुख के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सच कहा गया। साथ ही शिवसेना नेता और परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
वाजपेयी का कहना था कि देशमुख ने पुलिस विभाग में उसकी बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए देने को कहा था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और क्या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों इतने ठस्से से झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने ऑक्सीजन के लिए केजरीवाल की नौटंकी का खुलासा कर दिया तो केजरीवाल ने ट्वीट कर बड़े भोलेपन से कह दिया कि मेरी गलती क्या थी, मैं तो दिल्ली के लोगों की जान बचाना चाहता था। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया कि बीजेपी झूठ बोल रही है, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, अगर है तो बीजेपी मेरे सामने पेश करे। लेकिन मनीष सिसोदिया के झूठ की पोल तो तुरंत खुल गई। जिस रिपोर्ट के अस्तित्व से मनीष सिसोदिया इनकार कर रहे थे, असल में वो रिपोर्ट 3 दिन पहले ही दिल्ली सरकार को दे दी गई थी और 3 दिनों तक रिपोर्ट को दबाकर केजरीवाल और उनके चंगू मंगू ये फरेब करते रहे कि अब जान कैसे बचेगी, कब और क्या झूठ बोलना है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए ऑडिट पैनल ने कहा कि जब पूरा देश मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए संघर्षरत था, तब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी। इस दौरान राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने लगातार ये कहा कि दिल्ली को उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो रही है, इसके कारण दिल्ली को आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करनी पड़ी। ये सब तब हुआ जब बाकी राज्य लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे। ऑडिट पैनल की रिपोर्ट में ये बताया गया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्य टैंकर और कंटेनर की कमी से जूझ रहे थे। वहीं दिल्ली के 4 कंटेनर सूरजपुर आइनॉक्स में खड़े थे। ये कंटेनर इसलिए खड़े थे क्योंकि दिल्ली में आपूर्ति आवश्यकता से ज्यादा थी और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को स्टोर करने की कोई जगह नहीं थी। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि दिल्ली द्वारा जितनी ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी, वास्तविक आवश्यकता उससे कहीं कम थी। चूंकि दिल्ली के अस्पतालों में आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध थी, इसलिए ऑक्सीजन निस्तारण में अधिक समय लगने लगा। इससे रिलायंस जैसे आपूर्तिकर्ताओं को भी अपने कंटेनर्स प्राप्त करने और उन्हें रिफिल करके भेजने में औसत से अधिक समय लगने लगा। अंतिम रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दिल्ली न तो ऑक्सीजन के वास्तविक उपयोग का ऑडिट कर रही थी और न ही इसकी वास्तविक मांग का आकलन ही कर रही थी। इससे केंद्र सरकार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों को ऑक्सीजन आवंटित कर सकने में असमर्थ थी, जहां अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की वास्तविक आवश्यकता थी। ऑडिट पैनल की रिपोर्ट के अनुसार 5 मई से 11 मई के बीच पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए अध्ययन में भी ये पाया गया कि दिल्ली के लगभग 80 प्रमुख अस्पतालों में 12 घंटे से अधिक समय तक का स्टॉक था। औसत दैनिक खपत 282 मीट्रिक टन से 372 मीट्रिक टन के बीच पाई गई और दिल्ली में उस समय मांग की जा रही थी 700 मीट्रिक टन के लिए। पर्याप्त भंडारण की सुविधाएं नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 9 मई से केजरीवाल सरकार पड़ोसी राज्यों में वैकल्पिक भंडारण स्थान प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके पास भंडारण स्थान समाप्त हो गया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर हंगामा किया और दिल्ली की ऑक्सीजन को रोके रखने के लिए अन्य राज्यों को भी जिम्मेदार ठहराया था। केजरीवाल ने तो प्रोटोकॉल को भी तोड़ा और पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के वीडियो फुटेज को टीवी पर दिखा दिया। मीटिंग में उन्हें यह कहते हुए देखा गया कि दिल्ली को ऑक्सीजन की बहुत अधिक जरूरत है। दिल्ली सरकार का राजनीतिक और मीडिया का ड्रामा इतना अधिक हो गया था कि अंततः सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।